Very good morning, Reverend Father Matthew, all the dear teachers of this wonderful school, Dharmodaya Vidya Vihar Inter College. मैं रश्मि रंजन, फाउंडर एंड CEO उड़ान, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं क्लासरूम मैनेजमेंट के इस शानदार प्रोग्राम में। काफ़ी जगहों से चलता हुआ उड़ान आज आपके विद्यालय तक आया है और आशा करता हूं कि आज का यह जो कार्यक्रम होगा ये एक बहुत ही मेमोरेबल प्रोग्राम होगा आपके लिए। ऑडियो विजुअल सेशंस होंगे, सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ के रूप में लाया हूं। कुछ लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शुरू करने से पहले इस कार्यक्रम को। माननीय प्रिंसिपल महोदय का तो मैंने शुक्रिया किया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं एक तालियां ज़रूर होनी चाहिए डायोसिस के सेक्रेटरी रेवरेंड फादर जेरोम पॉल जी के लिए, जिनकी सोच रही है कि डायोसिस से रिलेटेड जो भी स्कूल हैं वहाँ कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग पर काम हो शिक्षकों के, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, और सबसे बड़ी बात है सरकार के द्वारा या यूपी स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूलों की गुणवत्ता को CBSE या ICSE बोर्ड से पीछे ना रखा जाए। तो इस बात के लिए रेवरेंड फादर जेरोम पॉल जी हर एप्रिसिएशन के हकदार हैं। मैं सरकार का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने उड़ान को 2019 में एफिलिएट किया। ये प्रोग्राम जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा अनुमोदित हुआ। 2017 में दिल्ली गवर्नमेंट डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा एफिलिएटेड हुआ। तो 2 राज्य सरकारों के शिक्षा विभाग से ये ऑलरेडी अप्रूव प्रोजेक्ट है और आप लोगों को सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, वो भी एक सरप्राइज है। ठीक है, तो सभी लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जरूर मिलेगा माननीय प्रिंसिपल महोदय के इनिशिएटिव के कारण। तो वो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, तो इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से करें और ये वन साइडेड प्रोग्राम नहीं होगा, इंटरैक्टिव सेशन होगा। आपको ऑडियो विजुअल्स दिखाए जाएंगे, एजेंडा पहले मैं समझा दूंगा, आप लोग नोट करेंगे, सभी के पास डायरी पेन सभी हैं, नोट करेंगे। आज आप खुद एक स्टूडेंट हैं तो आज आपको उसी माइंडसेट में ये पूरे प्रोग्राम को अटेंड करना है। ठीक है, तो मैं इसके अलावा एक सज्जन हैं, शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर SK श्रीवास्तव सर, जो 40 सालों से शिक्षा जगत में एक बड़ा नाम है, गोरखपुर में और पूर्वांचल में वैज्ञानिक रहे, बहुत बड़े MG PG कॉलेज वगैरह के प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए और अब उन्होंने समाज के लिए RBTC नाम से रैंक बूस्टर टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर करके गोरखपुर में इनिशिएटिव शुरू किया और मुझे उसके साथ जोड़ा कि रंजन साहब, आप उड़ान के माध्यम से जन जागृति का काम तो कर ही रहे हैं, आप क्यों नहीं समाज के वो बच्चे जो फाइनेंशियली डिप्राइव्ड हैं उनको RBTC के माध्यम से स्कूलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाए, जिससे कि टीचर्स की कॉम्पिटेंसी भी हो और टीचर्स आज के बदलते परिवेश में बच्चों को कैसे देश के लिए वरदान साबित कर सकते हैं उसके बारे में आप जन जन तक पहुंचाएं इस बात को। तो उनके लिए भी मैं ज़रूर एक ताली चाहूँगा कि जो इस पूर्वांचल में जागृति का काम कर रहे हैं। अब आते हैं मुद्दे पर, क्लासरूम मैनेजमेंट, रोड मैप फ्रॉम KG to 12। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। व्हाट इज क्लासरूम मैनेजमेंट? क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो विभिन्न तरह के स्किल्स और टेक्निक्स जो टीचर्स यूज करते हैं जिससे स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज रखा जाए, ऑर्डरली रखा जाए, फोकस्ड रखा जाए, अटेंटिव रखा जाए, ऑन टास्क रखा जाए और एकेडमिकली प्रोडक्टिव रखा जाए क्लास में, उसे क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं। तो विभिन्न तरह के स्किल्स और टेक्निक्स की बात हो रही है, राइट? स्क्रिबल करते जाएंगे, फास्ट नोट्स, ठीक है, ताकि मजा आए, कहीं हम लोग लंबा ब्रेक ना ले लें नोट करने के नाम पे। ठीक है, प्रैक्टिस में अगर क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो वो कई बार आपको लगेगा कि बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मैं तो रोज करती हूं, मैं रोज करता हूं, क्लास को मैनेज कर रही हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन इसे सक्सेसफुली चलाने के लिए उसमें कई तरह के जो इंस्ट्रक्शंस आप स्टूडेंट्स को देते हैं जिसके लिए आपको कई तरह की सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स की जरूरत होती है। ठीक है, और उसके लिए बहुत तरह की स्किल्स और अनुभव की जरूरत होती है। जो आप सोचते हैं मैं तो बच्चों को डांट दिया, वो तुरंत कंट्रोल में आ गए, आपको सर मैम ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। आज आप जब जिस ऑडियो विजुअल के माध्यम से सारे एजेंडा को आप समझेंगे, डिस्कस करेंगे, उससे पहले ये ज़रूरी है इस बात को समझना
कि टीचिंग एक जॉब नहीं है, टीचिंग इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्टर, इंजीनियर जॉब है, बट टीचिंग एक जॉब नहीं है। भले ही हम उसे जॉब का नाम देते हैं, पर वो एक जिम्मेदारी है नेशन बिल्डिंग के लिए। अगर आपने एक पीढ़ी को खराब कर दिया गलत शिक्षा देकर, आप उसे वापस बदल नहीं सकते। ऑपरेशन गलत हो तो दोबारा ऑपरेशन करके उसे ठीक कर सकते हैं, पर अगर बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिलती है, आप उनको सही माहौल नहीं दे पाते हैं अगर स्कूल कैंपस में, तो सर एंड मैडम, बहुत दुख का, अफसोस का विषय है कि हम उन बच्चों को दोबारा नहीं बदल सकते हैं, उनके खोए हुए वो साल लौटा नहीं सकते हैं। इसीलिए क्लासरूम मैनेजमेंट के माध्यम से हम इन चीजों को सुदृढ़ करना चाहते हैं कि हम जो भी शिक्षा दें, जो भी तरीका है, उसका हम बस एक चांस हमें मिल रहा है। एक साल वो बच्चा आपके साथ क्लास 6 में, 7 में, 8 में है, और आप उनके साथ कितना जस्टिस कर रहे हैं। तो क्लासरूम मैनेजमेंट के उस टेक्निक्स और स्किल्स को आज हम इस वर्कशॉप के माध्यम से डेवलप करेंगे। अब आप लोग नोट करते जाएंगे कि आज कौन कौन से एजेंडा पर आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। जो जीरोथ लेवल है वो है एस्पिरेशन बिल्डिंग। एस्पिरेशन यानी इच्छा, एस्पिरेशन। टीचर से कोच, कोच से मेंटर बनना। दूसरा, हाउ टू एग्जामिन द क्लासरूम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये ट्रेनिंग माइलस्टोन, कैसे आप अपने क्लासरूम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को एग्जामिन करें। क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर क्या आ गया? होमवर्क, रूल्स, रिवार्ड्स, ट्रांजिशंस, ग्रेडिंग, डिसिप्लिन, क्लास जॉब्स, ये सब क्लासरूम मैनेजमेंट के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, कैन वी मूव? थर्ड, प्रोवाइडिंग ए पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। बच्चों को पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट कैसे दें? मैं आज पूछूंगा कौन सा एजेंडा इस वीडियो में डिस्कस हुआ और क्यों, तो आपको समझ में वो आना चाहिए। इसको समझाने के लिए मैं ऑडियो विजुअल यूज करूंगा और आप मुझे बताएंगे। प्रिपेयरिंग योर क्लासरूम फॉर सक्सेस, अपने क्लासरूम को सक्सेस के लिए तैयार कैसे करें। कीपिंग ऑल स्टूडेंट्स ऑन टास्क, बच्चों को टास्क में इन्वॉल्व कैसे रखें। कीपिंग ऑल स्टूडेंट्स ऑन टास्क। 0 से शुरू कर रहे हैं, 4 तक आ रहे हैं, यानी 5 एजेंडा अभी तक हम लोगों ने नोट किया है। नेक्स्ट, कैन वी मूव? डोंट लेट एवरीडे प्रॉब्लम्स गेट इन योर वे। रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स को अपने रास्ते का रोड़ा ना बनने दें। स्टूडेंट्स विद बिहेवियर नीड्स, बहुत बड़ा चैलेंज है अभी। बिहेवियर नीड्स आज सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ है। कैसे टैकल करें ऐसे बच्चों को? स्टूडेंट्स विद बिहेवियर नीड्स। स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स, special needs, maybe they are handicapped, they are challenged, maybe they are from the downtrodden section of society, they need some kind of financial and all those assistance. So students with special needs, that's the 8th एजेंडा। 0 से 7 मतलब 8वां एजेंडा। कम्युनिकेटिंग एंड वर्किंग विद पेरेंट्स, बहुत बड़ा चैलेंज है आज के डेट में। पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन करके बच्चों की प्रॉपर ग्रूमिंग करवाना, देखरेख कराना एक टीचर के लिए, एक स्कूल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बट पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लाना सबसे बड़ा चैलेंज है आज आपके लिए। ब्रिंगिंग इन हेल्प विद पीयर कंसल्टेशन। पीयर कंसल्टेशन यानी आपसी, जो आप लोग कलीग्स हैं, कैसे एक दूसरे को गाइडेंस या एक दूसरे को परामर्श देकर बच्चों की जो देख रेख या परवरिश है वो स्कूल में बेहतर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल में। यानी वो फिजिक्स वाले सर, मैथ्स वाले सर के साथ डिस्कस करके ही इज ट्राइंग कि कैसे वो बेहतर बच्चों को गाइडेंस दे सकते हैं। 10th, क्रिएटिंग योर ओन क्लासरूम डिसिप्लिन प्लान। अपना क्लासरूम डिसिप्लिन प्लान कैसे खुद का तैयार करें, आज आप इसको समझेंगे। खुद का, कॉपी पेस्ट नहीं किसी का, खुद का क्लासरूम प्लान कैसे बनाएं, डिसिप्लिन प्लान। सो विद दिस आज के एजेंडा कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग इसको एड्रेस करेंगे ऑडियो विजुअल सेशन। मैं चाहूंगा कुछ आंकड़ों पर आपका ध्यान मैं ले जाऊं। रिस्पेक्टेड टीचर्स, हमारे देश में 15 लाख करीब स्कूल हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट।
जिसमें करीब करीब 96 से 97 लाख टीचर्स पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चों को? 26.5 करोड़ करीब बच्चों को। ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं, आपको याद रहना चाहिए। और आप देखते हैं कि सरकारी स्कूलों का अगर रेशियो प्राइवेट स्कूलों से देखें तो 10:3 है। हर 10 सरकारी स्कूल पे 3 प्राइवेट स्कूल। मोर देन 70% जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में या तो फुल एडेड या पार्शियल एडेड वगैरह स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लेकिन आप देखिए बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तादाद प्राइवेट स्कूलों की कम है, पर द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लीडरशिप, माहौल, उसके कारण बच्चे सरकारी से प्राइवेट की तरफ ज्यादा रुझान कर रहे हैं। कल्चरल चेंज हो रहा है बच्चों का। वेस्टर्न और इंडियन कल्चर के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट है कि कौन सा बेस्ट प्रैक्टिस है जो हमें फॉलो करना चाहिए। कोई कहता है हमारा इंटरनेशनल स्कूल है, कोई कहता है वर्ल्ड स्कूल है, कोई कहता है हम मिशनरी स्कूल हैं। तो यहां पर एक डिबेट जो हमेशा मैं हर मंच से उठाता हूं और मैं चाहूंगा यहां आप भी उसको सोचें और समझें और इसका जवाब दें। बहुत ध्यान से सुनिएगा सवाल। आप बच्चों को लिटरेट कर रहे हैं या एजुकेटेड कर रहे हैं? बहुत ध्यान से, और हाथ ऐसे उठाइएगा और जवाब दीजिएगा। लिटरेट कर रहे हैं या एजुकेटेड कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? सोचिए। मैं बच्चों से भी पूछता हूं, कॉर्पोरेट में भी पूछता हूं और टीचर्स से भी पूछता हूं। और ये पिछले 7 सालों से मैं टीचर्स ट्रेनिंग कर रहा हूं क्लासरूम मैनेजमेंट पे, और ये सन्नाटा मुझे मैक्सिमम स्कूलों में मिलता है कि आप गुरुजन पढ़ा तो रहे हैं, पर आप साक्षर कर रहे हैं या शिक्षित कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? बताइए बताइए। ये शांत खुलकर बोलिए, ये एक्सप्रेस करने का मौका है, यहां कोई गलत सही नहीं है। आप बोलिए बोलिए। मैडम कुछ बोलना चाह? हाँ मैडम। एक साक्षर का मतलब है कि अक्षरों का ज्ञान करना, हम बच्चों को शिक्षित करना। ओके, और गलत का उन्हें फासला बताना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। साक्षर का मतलब है आप अक्षर का ज्ञान करा रहे हैं, लेकिन आप एजुकेटेड का मतलब है सही गलत के बीच का उन्हें फैसला लेने के लिए कैपेबल कर रहे हैं। राइट, वेरी गुड मैडम, वेरी गुड। बैठ जाइए। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? और कोई कुछ विचारों को रखना चाहते हैं? ओके, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। हमने सबको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट तो सिखा दिया, 1+1 2 भी सिखा दिया, लेकिन जैसे ही बेरोजगारी आती है वो सीधे सुसाइड करता है, ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। कहाँ शिक्षा? आपने अगर शिक्षा दिया होता तो वो आत्मनिर्भर होता, वो समस्याओं का समाधान खोजता, ना कि विसंगति में, बुरी संगति में गलत निर्णय लेता और जीवन को खत्म कर देता। आपने अगर जिन लोगों को लगता है बिहार, केरला में 60% वर्क पॉपुलेशन है माइग्रेंट वर्कर्स के। माइग्रेंट वर्कर्स जो बिहार, बंगाल, यूपी से पलायन करते हैं। देश में आप जिस भी राज्य में चले जाएं, मैं तो पूरा ट्रैवल करता रहता हूं हर जगह, तो मैं तो जमीनी लेवल पर लोगों से जुड़ता हूं। ऑटो वाला तमिल बोल रहा है, कहाँ से? तो पटना से हैं, 20 साल से सर यहीं रह गए। तमिल आता है, मलयालम आता है, पंजाब में है तो पंजाबी आता है। सोनू सूद इंटरव्यू ले रहा है, भाई ये बिहारी भाई है, केदारनाथ में अकेले घर बना रहा है लोगों का। क्यों भाई, यहाँ क्यों काम कर रहे हो? तो सर यहाँ पैसा बहुत अच्छा मिल जाता है, वहाँ पर उतना बिहार में पैसा नहीं मिलता है। आपको समझने की जरूरत है कि केरला कहाँ गलत चला गया। जो केरला पूरे देश में टीचिंग के लिए, मेडिसिन के लिए जाना जाता है, वहां इतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? अब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? साक्षरता। आपको ग्लोबल प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं कि मैं अमेरिका भी जाकर रहूं तो वहां भी मेरी एक समाज बन जाए। तो कहने का मतलब है कि आप किसी को साक्षर करके छोड़ दें तो उसे जिंदगी का असली, उसे किसी भी समस्या का समाधान समझ में नहीं आएगा।
आज जरूरत है एजुकेशन का असली मतलब है रियल टाइम प्रॉब्लम्स को उठाइए और बच्चों को समाधान करने के लिए दीजिए। आज टीचर जो है, जो हमारे गुरुकुल परंपरा इंडियन कल्चर में क्या होता था, गुरुकुल होता था, वहां बच्चों को कम उम्र में 6 साल 7 साल में लाया जाता था और जब वो युवा अवस्था हो जाती थी तब वो वापस ग्रेजुएशन करके, उस जमाने का ग्रेजुएशन करके लौटते थे, राइट। उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता था, खाना बनाना, लकड़ी इकट्ठा करना, खेती करना, पॉटरी का काम करना, सारी चीजें जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो सकें। पर ओवर द टाइम एजुकेशन इतना कमर्शियलाइज्ड हो गया कि हम भूल गए कि डिग्री बांटने को एजुकेशन जो कह रहे हैं, हम शायद हम बेवकूफ बना रहे हैं अपने आप को भी और समाज को भी, क्योंकि ये पढ़े लिखे बेवकूफ होंगे। आप किसी से भी पूछो, ये मैं भूमिका इसलिए बना रहा हूं कि जब एक बार हम लोग ऑडियो विजुअल शुरू करते हैं तो आपकी गहराई सोच की बनी रहेगी और आप उसमें डेप्थ में जाएंगे क्लासरूम मैनेजमेंट के। आप इसको एक अलग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम समझकर नहीं करेंगे, चलो एक और सर्टिफिकेट जुड़ गया मेरे क्वालिफिकेशन में। आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, सुलझा पाएंगे उन समस्याओं को। आज हमें टीचर से कोच और कोच से मेंटर बनने की जरूरत है। कौन होता है टीचर, कौन होता है कोच, कौन होता है मेंटर, सब जानेंगे आज और आप ही देखेंगे और आप ही मुझे बताएंगे कि इसमें क्या है, राइट। क्लियर है एजेंडा? आई थिंक आई एम एबल टू एड्रेस द इश्यूज प्रॉपरली। आप लोग को समझ में आ रहा है कि हाँ, मुद्दों में दम है, राइट, यस या नो? चलिए अब शुरू करते हैं। तो आपने एक छोटा सा क्लिप देखा, इसमें क्या बात हो रही है और उसमें कौन सा एजेंडा डिस्कस हो रहा है? ठीक है, एक टीचर कितना कहाँ है, तो कौन सा एजेंडा डिस्कस हो रहा है? सोचिए सोचिए। नहीं, वो जो आपने 11 पॉइंट लिखे थे उसमें से कौन सा एजेंडा इसमें आपको दिख रहा है? सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। सोचिए, कोई भी चीज को बोलने से पहले सोचिए कि उस एजेंडा का मतलब क्या है और इसमें वो छोटे से क्लिप में मतलब क्या निकल के आ रहा है। आपको नहीं लगता है एस्पिरेशन बिल्डिंग एक टीचर के, आपको इसमें एक कैरेक्टर जो है वो क्या बोल रही है? पापा, आपको अपने स्कूल में कोई आपका फेवरेट टीचर था? उसकी सैलरी आपको पता थी? नहीं। Why do you want to be a teacher? मैं इसलिए टीचर बन गया या बन गई क्योंकि मेरा पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं हुआ, बैंकिंग के एग्जाम में नहीं हुआ, यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, आर्मी ये सब में ट्राई किया नहीं हुआ, तो घर के पास ये विद्यालय मिला तो सोचा कुछ तो खर्चे निकलेंगे तो टीचर बन गई। क्या इसके लिए आप टीचर बने हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी संस्कृति तो गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कह रही है, क्योंकि वही गुरु बता रहा है कि भगवान कौन है। लेकिन हमने टीचर को एक नौकरी समझ लिया, बीपीएससी यूपीएससी समझ के। वेयरएज की पहले लाइन में ही मैंने कहा कि टीचर एक नौकरी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, कलेक्टिव जिम्मेदारी है नेशन बिल्डिंग के लिए। इस माइंडसेट को टीचर्स को आज के डेट में लाना बहुत जरूरी है कि हम जॉब नहीं कर रहे हैं, हम नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, राइट। तो पहला था एस्पिरेशन बिल्डिंग का वीडियो, यही तो मैं चाहता हूं। देखिए 40 मिनट की क्लास आप लेते हैं और आप चाहते हैं कि बच्चे आपकी एक एक बात को सुने, समझें और याद कर लें, कंठस्थ कर लें। आज मैं आपको 1 मिनट से भी कम के वीडियोस दिखा रहा हूं और आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप उन वीडियोस को देखकर समीक्षा करें कि कौन सा एजेंडा उसमें डिस्कस हुआ है। तो आप जब बच्चों की जगह अपने आप को डालकर देखने लगेंगे तब आप बेहतर शिक्षक से कोच, कोच से मेंटर बनेंगे।
ठीक है, अब आते हैं सेकंड। आपको समझ में आ रहा है? इस तरह से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। रिस्पेक्टेड फादर मैथ्यू, हमारे रिसोर्स पर्सन सर रश्मि रंजन सर, और मेरे माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं इस सेमिनार के तहत जो मुझे फीडबैक मिला है, मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ कुछ दो शब्द कहने के लिए, मेरा सौभाग्य है। सबसे पहले ये जो सेमिनार था, ट्रेनिंग एजेंडा जो टीचर्स स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है, इससे मुझे सबसे बेस्ट एक लाइन लगी, थिंक फॉर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये दो लाइन मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी, क्योंकि हम एक टीचर के रूप में आ तो रहे हैं, लेकिन हमें जो हमारी ज़िंदगी में जो टीचर के रूप में आ रहे हैं, जो माहौल मिल रहा है, क्या वो हमें एज ए टीचर ही रहने देता है या वो हमें कोच के रूप में भी हमारी परीक्षा लेता है और एक मेंटर्स के रूप में भी। टीचर्स के रूप में तो आ रहे हैं, लेकिन उसको और उस स्किल को बढ़ाने के लिए हमें कोच भी बनना पड़ता है समय के अनुसार, और उसके साथ साथ और ज़्यादा इम्प्रूव होने के लिए, बच्चों से और कनेक्टेड होने के लिए हमें मेंटर्स भी बनना पड़ता है। क्योंकि एक लाइन सर ने कहा कि ज़िंदगी हमें, हमारी परीक्षा जरूरी नहीं कि हम इंग्लिश के टीचर हैं तो केवल इंग्लिश के टीचर ही बन के रहें, कभी कभी हमें फिजिक्स के तौर पे भी कुछ रूल्स बच्चों को समझाने पड़ते हैं। यानी विषय के अनुसार ज़िंदगी हमारे परीक्षा नहीं लेती है, तो हर समय हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। और इस एजेंडा से मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी सीख मिली है कि हम बच्चों के लिए एक वो जो पोल बन के लास्ट में नैना माथुर बनी है, बच्चों के लिए पोल जो सही राह दिखा सके। और बस इतना ही कहना चाहूँगी। लेकिन सर, मैं सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी देख के मैं डर गई थी। अच्छा। एक सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये बताना चाहती हूँ सर, जैसे ही एंट्री किए मैं आपकी पर्सनैलिटी देख के डर गई थी कि सर हमसे क्या क्या क्वेश्चन करेंगे, क्या हम अपने आप को उस लायक मतलब बना पाएंगे कि नहीं। लेकिन सर की जो कम्युनिकेशन स्किल थी उससे मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई कि मैं जाके स्टाफ रूम में बता रही थी कि सर इतने नॉर्मली बात, आप जैसे लग रहे हैं कि जैसे फॉरेनर है सर, लेकिन आपके बिहेवियर से और बातों से ऐसा लग रहा है कि एक इंडियन पर्सन। इससे मैं बहुत रिलैक्स हो गई थी। बस सर इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। आज के इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन रेस्पेक्टेड रश्मि रंजन जी, क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में बताए हम सभी टीचर्स को कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चों के अंदर कुछ न कुछ अलग प्रकार की प्रतिभा होती है, जिसको हम लोग को अच्छे से निखारना होता है, उसको समझना होता है, और समझ के बच्चों को उनके रुचि के प्रति काम करना होता है, और उनको भी बेहतर अलग अलग क्षेत्रों में बनाया जा सकता है। सिर्फ शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि डिग्री प्राप्त कर लेना, एक जीवन को कैसे व्यतीत करना है, समाज को कैसे लेके चलना है, अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, यानी टेक्नोलॉजी और संस्कृति इन दोनों का मिश्रण करते हुए इस देश के लिए कुछ अलग करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हम आपको विद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सर आप और हमारे प्यारे मित्रों, मैंने मूवी कई बार देखा है, लेकिन आज जितना मैं इस मूवी से सीखा शायद कभी नहीं। पहले तो ऐसे ही मैं नॉर्मली मूवी देख ली, हाँ मूवी है ये, लेकिन जैसे आज छोटे छोटे क्लिप के द्वारा जो आपने समझाया, तो हमें समझ आया कि सही बात है, टीचर होना आसान है, स्टूडेंट होना बहुत मुश्किल है। और हम लोग बच्चों पर इतना हम लोग फोर्स दे देते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन उनको हम समझ नहीं पाते कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। तो हमें सबसे पहले उनके बैकग्राउंड को चेक करना पड़ेगा, हमें उनसे मेल मिलाप करनी पड़ेगी, उनके कैसे गांव है या घर है, कैसा उनका माहौल है, उस हिसाब से पढ़ाएं। इसलिए नहीं पढ़ाएं कि 99% 100% आप लोगों को ले आना है। और दूसरी बात आपने जो कहा क्यों नहीं, तो हमें इस पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि क्यों नहीं होना चाहिए, तो वो वैसे ही सीख जाएंगे कि क्यों है ये। तो बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली, और मैं कोशिश करूँगी कि क्लास में मैं कुछ एक्टिविटी के द्वारा मैं बच्चों को सिखाऊँ भी, और बच्चों से मित्रवत अपना व्यवहार लेकर आऊँ। वैसे तो हम लोग
अभी यहाँ जो भी बोल रहे हैं, लेकिन क्लासरूम में जाते हैं उन लोग चेंज हो जाते हैं, सबको पता है। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं या प्रॉब्लम करते हैं तो हम लोग क्लास से बाहर कर देते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा मैं ना करूँ उन लोगों के साथ, थोड़ा मैं अपने अंदर बदलाव ले आऊँ और कुछ अपडेट करूँ अपने आप को भी, नई नई चीज़ें मैं पढ़ूँ और ला के बच्चों को भी मैं सिखाऊँ। तो ये मोटिवेशन के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत नमन। आदरणीय रिस्पेक्टेड फादर जी, मेरे सहयोगियों, आज हमारे लिए एक सौभाग्य का दिन है जो हमारे बीच हमारे रिसीव पर्सन के रूप में श्री रश्मि रंजन जी पधारे। इसके लिए फादर जी आपका वेलकम कर ही चुके हैं, लेकिन अभी मैं धन्यवाद के पहले 2 शब्द और कहना चाहूँगा। इससे पूरे जो भी हम लोगों ने देखा वीडियो, उसके दौरान में 2-3 बातें निकल के आई हैं कि अगर हम इस पेशे में हैं तो सबसे पहले तो इसको पैसा नहीं समझे, हमारा यह सेवा है। जैसे बिल्डिंग नेशन आपने दिए थे, राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की जो भूमिका है वह निश्चित रूप से एक अहम भूमिका है और इसके लिए हमें पैसे या जॉब से इसकी तुलना नहीं कर सकते। दूसरी बात ये निकल के आती है कि अभी एक इसमें दिखाया कि सिखाना आसान है, सीखना कठिन है। बिल्कुल परफेक्ट बात है। जैसे कि अभी आप मेरी मैडम ने कहा कि यह जो है छात्र बनना कठिन है और जो है ये शिक्षक बनना आसान है। ठीक वही प्रकार की बातें हैं। सर आपने जो कुछ हमें सिखाया इसके लिए हम पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से, पूरे डायसिस की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमें अवसर और भी देंगे ताकि हम सभी लोग कुछ सीख सकें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।